हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। पहले इसका भूमिका जानेंगे, केंद्र तथा राज्यों की विधायी संबंध के बारे में, सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना, राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, केंद्र तथा राज्यों की विधायी में टकराव, केंद्र तथा राज्यों को प्रशासनिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों की वित्तीय संबंध के बारे में और केंद्र राज्य संबंध में तनाव का प्रमुख कारण, सरकारिया आयोग, पुच्छी आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, संविधानेतर संस्थाएं, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। भूमिका, दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारत में भी संविधान ने शासन के दो स्तरों की स्थान की है, जिनके केंद्र में एक संघीय सरकार है तथा चारों तरफ परिधि में राज्य सरकारें हैं। धातत्व है कि भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का नामोल्लेख नहीं है। सर्वत्र संघ सरकार का ही उल्लेख किया गया है, किंतु राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार शब्द का व्यापक प्रचलन है। वस्तुतः संघ के बजाय केंद्र शब्द की व्यापारिक स्वीकार्यता तथा रेखांकित कर देती है कि भारतीय संघवाद में केंद्राभिमुखता और अंतर्निहित है। फिर भी संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़े प्रावधान भाग 11 में दिए गए हैं। इस भाग में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों की विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 बताए गए हैं तथा दूसरे अध्याय में प्रशासनिक और कार्यकारी संबंधों को अनुच्छेद 256, 263 का उल्लेख किया गया है। वित्तीय संबंधी का चर्चा भाग 12 के कुछ हिस्से अनुच्छेद 268 से 293 में की गई है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान भी केंद्र राज्य संबंध को प्रदर्शित करता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियों का दायित्व का बंटवारा हो सकता है। पहला विधायी, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा न्यायिक और चौथा वित्तीय। भारत में न्यायिक व्यवस्था को एकात्मक होने के कारण केंद्र एवं राज्यों के मध्य केवल 3 प्रकार की शक्तियां हैं। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का विवरण किया जाता है। अमेरिका में इन चारों शक्तियां का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग किया गया है। केंद्र तथा राज्यों की विधायी संबंध। केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों को विस्तृत चर्चा दी गई है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे को हम राज्य क्षेत्रीय विस्तार एवं विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां नामक शीर्षक से समझ सकते हैं। यहाँ राज्य क्षेत्रीय विस्तार से तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है तथा विषयों पर की दृष्टि से विधायी शक्तियां का तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका जिन विषय पर कानून बना सकती है से है। संविधान के अनुच्छेद 245 के 1 में यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए विधि बना सकेगा। संविधान द्वारा प्रदत्त यह शक्ति जहाँ केंद्र और राज्यों को विधि बनाने को प्रेरित करती है, वहीं संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित भी करते हैं। जैसे संविधान के 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषय को केंद्र और राज्य के मध्य 3 सूचियां में बांटा गया है। पहला सूची संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची है।
जहां संसद को संघ सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, तो वहीं सामान्यतः परिस्थितियों में राज्य सूची के शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है, जबकि समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं वे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 13 के 2 में यह बात पर रोक लगाता है कि कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता। यदि कोई विधि मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तो बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में राष्ट्रपति तथा कुछ राज्यों में राज्यपालों को ऐसी विनियमन या निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जो संसद या राज्य विधानमंडल की विधायी पर हावी हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 245 के 2 में यह प्रावधान करता है कि संसद सिर्फ भारत में नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। व्यवहारिक तौर पर ऐसे कानून लागू करवाना संभव नहीं होता, किंतु सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक संप्रभु विधानमंडल के पास यह शक्ति होती है। अनुच्छेद 240 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ को छोड़कर शेष सभी के लिए विनियमन बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। 5वीं अनुसूची में राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र से प्रशासन संबंधित उपबंध है। किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून अन्य राज्य क्षेत्र में भी लागू हो सकता है, बशर्ते राज्य साबित कर दे कि उस पर कानून का प्रयोजन अन्य राज्य क्षेत्र के लिए भी जरूरी है। राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है। संसद की इस शक्ति को भारतीय दंड संहिता धारा 3(5) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों के संबंध का प्रावधान करती है के द्वारा समझा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां का चर्चा है, जिसमें 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे 248 अनुच्छेद में यह संबंध अवशिष्ट शक्तियां से है। ये शक्तियां संसद के पास है, ना कि राज्य के पास। अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में समवर्ती सूची, राज्य सूची में शामिल नहीं है विधि बनाने के अन्य शक्ति। अनुच्छेद 248 के 2 में यह प्रावधान करता है कि ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति शामिल है। उदाहरण, इसी प्रावधान के 1994 में पहली बार सेवा का अस्तित्व में आया जो पूरी तरह से केंद्र को मिला। अन्य उपबंध अनुच्छेद 2 और 3 संसद को राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधि पारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को देता है। अनुच्छेद 105 में यह शक्ति संसद को यह देता है कि विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाली विधि पारित कर सके। अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और समाप्त करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 194 द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों को विशेषाधिकार का विनिश्चयन कर सकता है। सूचियां, जैसे संघ केंद्र सूची, इसमें क्या होता है तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियां थी जो वर्तमान में 100 है।
इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध, शांति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल, वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाक तार तथा टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय और खनिज तेल तथा खानों का विनियमन, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़े विषय इत्यादि शामिल हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। साधारण स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थीं, जिनकी वर्तमान संख्या 61 है। इनमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय में शामिल है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कर, लोक व्यवस्था, स्वच्छता और कारागार, मादक पेय पदार्थ और उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि भवन पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुएं पर कर, पत्रकार आदि राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल विषय, जैसे कि इसमें शामिल विषय पर राज्य विधायिका एवं संसद दोनों कानून बना सकती है। राज्य के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि यह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्य पर लागू होगा। इस सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियां थीं, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस सूची में 5 और विषय वन, शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालय का कार्य प्रबंधन और न्याय प्रशासन, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को छोड़कर शामिल किया गया है, जो वर्तमान में 52 हो गई है। इस सूची में कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे भ्रमण, आयोजन, सामाजिक, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि शामिल है। धातत्व है कि अब भी केंद्रीय सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 के क और 92 के क और 92 के ख जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। इस प्रकार राज्य सूची में अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है, किंतु प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29, 36 को हटाया गया है। समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इनमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 और 17 के क, 17 के ख, 20 के क और 33 के क को जोड़ा गया है। सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत। केंद्र एवं राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किए गए कुछ सिद्धांतों के आधार पर सूचियों का निर्वाचन किया जाता है। सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत। संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत। यदि कभी संसद राज्य की विधायों को विरोध होता है तो न्यायालय संसद को विधियों का प्राथमिकता देगा। इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने से पूर्व निम्न 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रथम है व्यापकतम अर्थ सिद्धांत, दूसरा है सामान्यकारी निर्वाचन का सिद्धांत और तीसरा है अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत। सर और तत्व का सिद्धांत यह क्या होता है? जब किसी विधि के कुछ हिस्से अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें यदि कानून का सारा तत्व विधानमंडल की विषय सूची से सुसंगत है तो उसे वैध घोषित किया जाता है, भले ही उसका कोई गौण पक्ष दूसरे विधानमंडल के अधिकारिता में आने वाले विषय को छूता है। आभासी या छद्म विधायन का सिद्धांत यह क्या है?
जब कोई विधानमंडल में किसी अन्य विधानमंडल के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी विषय पर सीधे सीधे विधान बनाता है तो वह विधि शक्तिवाह होती है और परिणामतः शून्य हो जाती है। विधानमंडल इस प्रकार के कार्य कभी कभी छिपकर और अप्रत्यक्ष या छद्म रूप से करता है और दिखावा करता है कि वह अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में वह दूसरे राज्य में अतिक्रमण करता है। इस प्रकार के विधायन को छद्म विधायन या आभासी विधायन कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्न परीक्षण बताए हैं। पहला, न्यायालय को विधि के सार को देखना चाहिए, उसके स्वरूप को नहीं। न्यायालय को विधि के उद्देश्य और उसके प्रभाव का अनुशीलन करना चाहिए। विधायी योजना के सभी अधिनियम का अथवायन अर्थ का विश्लेषण करके उन्हें संयुक्त प्रभाव का अवधारणा करना चाहिए। अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत। न्यायालय द्वारा किसी अधिनियम के ऐसे निचले या बहुअर्थी शब्दों के लिए निर्वाचन और समिति का अर्थ निर्धारित करके अधिनियम को विधानमंडल को विधायी सीमाओं को भीतर लाया जाता है। व्यापकत्व का सिद्धांत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या सर्वाधिक व्यापक अर्थ की जाती है ताकि अपशिष्ट शक्तियों को जरूरत कम से कम पड़े, परंतु इनकी व्यापक भी नहीं होनी चाहिए कि वह अन्य प्रविष्टियों के क्षेत्र में दखल देने लगे। समानवकारी निर्वाचन का सिद्धांत। यहाँ तक संभव हो दोनों सूचियों को विरोध प्रतीत होने वाली प्रविष्टियों के साथ साथ पढ़कर उनमें संगति बैठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुषंगी शक्तियाँ का सिद्धांत। इसमें होता है किसी प्रविष्टि का निर्वाचन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि जिससे उन विषय से जुड़े अनुषंगी पक्ष उनमें शामिल हो जाए। राज्य सूची पर संबंध द्वारा कानून बनाया जाना। भारतीय संविधान के एक अद्वितीय विशेषता यह है कि संगठनात्मक होने के बाद भी संकट की स्थिति एकात्मक हो जाता है, जिसका प्रमाण संकटकालीन स्थितियों में संसद को प्राप्त राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति से मिलता है। ऐसे कुछ प्रमुख प्रावधान का उल्लेख अग्रलिखित है जिसमें राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, जैसे संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को दो तिहाई समर्थन से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यकता है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तब संसद भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय की विधि बना सकेगी। ऐसे संकल्पना किसी ऐसे अवधि तक प्रविष्ट रहेगी जो उस संकल्पना में निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्यसभा जितनी बार चाहे उपयुक्त विधि को इस संकल्प से आगे बढ़ा सकेगा। हर बार संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए होगा। संकल्प प्रवृत्त न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरे होते ही समाप्त हो जाएगी। जिस समय राज्य सूची किसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि लागू रहेगी, उस दौरान राज्य विधानमंडल को भी शक्ति रहेगी कि वह उस विषय पर विधि पारित कर सके, किंतु राज्य विधानमंडल की विधि उस मात्र तक अपरिवर्तनीय रहेगी जहां तक वह संसद द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान, जैसे कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के दौरान संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत संसद को राज्य सूची में शामिल विषय पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। ये विधायी आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएगी। राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर
संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके निवेदन करते हैं तो संसद राष्ट्रपति के किसी विषय पर कानून बना सकेगी। ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जिनके विधानमंडल ने संसद से कानून बनाने की निवेदन किया है। अन्य राज्य अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित करके उसे स्वीकार कर सकता है। ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन संसद द्वारा किया जा सकेगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा नहीं। ऐसे प्रावधान के आधार पर संसद के कुछ कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 आदि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत संसद भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या किसी अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय को लागू करने के लिए राष्ट्रसूची के विषय में विधि पारित करने की शक्ति है। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। इन विधेयों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है कि उनकी शक्तियां में कमी आई है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती है। अनुच्छेद 357 में प्रावधान है कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होगी। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश इत्यादि ही उस समय के लिए कानून की भूमिका निभाते हैं। ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते जब तक राज्य का विधानमंडल इन्हें निरसित न कर दे। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में संसद को यह शक्ति संघ सूची को प्रविष्टि संख्या 62 और 63 से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार यदि संसद विधि द्वारा किसी संसद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है तो वह उस संस्था से संबंधित सभी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण। ऐसी स्थितियां जिनमें संसद राष्ट्रसूची में शामिल विषयों पर कानून नहीं बनाती है परंतु केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्तियां पर प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर जेबी वीटो तथा निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 304 के तहत अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। ऐसे मामले में भी राष्ट्रपति न चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 304 के तहत अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। ऐसी मामले में राष्ट्रपति न चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 360 में प्रावधान है कि यदि वित्तीय आपात की घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देने की शक्ति रखता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक वित्त और धन विधेयक अनिवार्यत और उसके विचार हेतु आरक्षित किया गया है। केंद्र तथा राज्य में विधायियों का टकराव। विधायों के टकराव प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अधिकारिता। इसका तात्पर्य है कि दो में से एक विधानमंडल यह विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं था जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विधि को पूरी तरह शून्य घोषित कर देता है। और दूसरा है विरोध। विरोध का तात्पर्य है कि दोनों विधानमंडल अपनी अपनी विधि बनाने के लिए सक्षम थे परंतु दोनों
विधायों के कुछ हिस्से एक दूसरे के विरोधी हैं। दो विधायां सचमुच विरोधी है या नहीं, यह तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979 ईस्वी में कुछ शर्तें निर्धारित की, जैसे कि न्यायालय पूर्व मान्यता लेकर चलेगा कि दोनों विधायी विरोधी नहीं है, ताकि किसी विधि को शून्य ना घोषित करने पड़े। विरोध वास्तविक होने पर शून्य घोषित किया जाएगा। दो विधियां विरोधी तभी मानी जाएगी जब निम्न में से कोई स्थिति हो: दोनों विधायों में प्रत्यक्ष टकराव हो और दोनों विधायों के विषय सूची समान हो, परंतु उनमें ऐसा टकराव हो दोनों साथ साथ ना चल सकती हो। यदि संसद ने समवर्ती सूची के विषय में कोई ऐसी विधि बनाई है जो पूर्णतः तथा निषेधकारी प्रकृति की है और राज्य ने भी उस पर विधि बनाई है, तो चाहे दोनों विधेयों को कोई विरोध ना हो पर राज्य द्वारा निर्मित विधि शून्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 254 के तहत विरोध संवाद निश्चित उपबंध करता है। यदि संसद कोई ऐसी विधि जिसे पारित करने के लिए वह सक्षम है एवं अन्य राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि उस विधि के विरोध से स्थिति में है, तो राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। परंतु यदि राज्य के विधानमंडल ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि बनाई है जिसका कोई अंग संसद द्वारा पहले से बनाई गई विधि के उपबंधों के विरुद्ध है एवं ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो वह विधि संसद की विधि विरोध में होने के बावजूद राज्य में प्रभावी होगी। विरोधी की व्याख्या से जुड़े सिद्धांत, जैसे अधिकृत क्षेत्र की सिद्धांत। अगर संसद राज्य की विधायु में कोई विरोध नहीं है, किंतु संसद का विधि निर्माण के पीछे आशय है कि उस विषय में संबंधित संपूर्ण क्षेत्र उसी के विधि के अधीन रहना चाहिए, तो बिना वास्तविक विरोध के भी राज्य की विधि शून्य होगी। इस सिद्धांत का प्रयोग सिर्फ समवर्ती सूची से जुड़ी विधेयों पर किया जाता है। पृथक्करण का सिद्धांत, इनमें क्या होता है तो दोनों विधेयों को वास्तविक विरोध की स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को शून्य करने की बजाय उतने ही हिस्से को शून्य किया जाता है जितना हिस्सा दूसरे विधि के वास्तविक विरोध में होता है। केंद्र तथा राज्यों को प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 63 तक केंद्र तथा राज्यों को प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंध से तात्पर्य केंद्र और राज्य की सरकारों को कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है। समान रूप से संघ तथा राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियां के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्य शक्तिशाली है और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है। केंद्र तथा राज्य में प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध और आपातकाल में प्रशासनिक संबंध। कार्यकारी शक्तियां का समान बंटवारा। अनुच्छेद 352 के तहत राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, कृत्यों का पालन, आदान प्रदान करना, अखिल भारतीय सेवाएं, अन्य संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, आपातकाल 356 और 360। कार्यकारी शक्तियां का समान बंटवारा। ये शक्तियां केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियां के समांतर ही, अर्थात जिन विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है, एवं जिन विषय पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास है उन पर प्रशासन भी राज्य सरकार करती है। परंतु यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषय से जुड़े प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं, तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाती है। केंद्र की प्रशासनिक शक्ति पूरे
पूरे देश में लागू होती है, जबकि राज्य की प्रशासनिक शक्ति सिर्फ अपने क्षेत्र में लागू होती है। राज्यों के निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बताया गया है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार को किन विषय पर निर्देश दे सकती है। ऐसे प्रमुख उपबंध इस प्रकार है। 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधायों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 257 के 1 के तहत जहां किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग की छूट देता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 257 के 2 के तहत केंद्र सरकार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व बताया गया है। अनुच्छेद 257 के 3 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को रेलों के संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 257 के 4 में यह व्यवस्था करती है कि यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 257(2) या अनुच्छेद 257 के 3 किसी राज्य के रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्य को निर्देश देना के तहत राज्य सरकार कोई निर्देश देती है और उसका अनुपालन करने में राज्य को निर्देश नहीं दिए जाने की स्थिति की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है, तो केंद्र सरकार उस अतिरिक्त खर्च का भुगतान करेगी। यह राशि दोनों सरकारों के आपसी करार से तय होगी एवं विवाद की स्थिति में यह राशि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त की स्थिति में यह राशि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मध्यस्थता द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुच्छेद 339 के 2 के माध्यम से जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके भू भाग में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां के लिए आवश्यक भोजन को बनाकर उसके निष्पादन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, वहीं अनुच्छेद 350 के तहत प्रत्येक राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा को दिलाने का प्रयास करे। केंद्र सरकार राज्य सरकार में ऐसी सुविधाएं का उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 258 के 1 में राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारी को केंद्र के कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कृत्य सौंप सकता है। और अनुच्छेद 285 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद अपनी किसी विधि के तहत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसे कृत्य और शक्तियां सौंप सकती है जो उचित समझे, चाहे वह कृत्य राज्य के विधानमंडल शक्ति के परे हो। ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 258 के 3 के तहत यह प्रावधान है, यदि इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 258 किसी दंड खंड के आधार पर केंद्र के किसी राज्य सरकार को कोई कृत्य सौंपा है, तो राज्य सरकार द्वारा उन कृत्यों को निर्वाह में किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। अनुच्छेद 258 के क में संघ की कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। संविधान के किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार के सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशस्त्र या बिना शस्त्र सौंप सकेंगे। अनुच्छेद 258 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है।
अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के केंद्रीय और राज्य सेवाएं के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वर्ग भी है जिसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं के लिए चयन और परीक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं की नियुक्ति अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सेवाओं को अधीन कार्य करते हैं। राज्य सरकार के अधीन कार्य करते समय उन पर तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, परंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही बना रहता है। 1966 ईस्वी में भारतीय वन सेवा यानी ISF की तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। अनुच्छेद 312 में संसद को राज्यसभा को प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। अन्य संवैधानिक प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है एवं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है, परंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपालों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसे परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधानेतर प्रावधान। ऐसे सलाहकारी निकाय जो केंद्र तथा राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करता है, वह ऐसे निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं होता है। ऐसे निकाय में अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करते हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद इत्यादि। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन जैसे राज्यपाल के सम्मेलन अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री का सम्मेलन अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रियों का सम्मेलन अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा और प्रमुख सचिवों का सम्मेलन अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा इत्यादि। आपातकाल के प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल। इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह जरूरी होता है कि वह केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्देश का पालन करे। अनुच्छेद 356 के तहत इसमें यह प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की गई है तो उस पर राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है एवं राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य के प्रशासन चलाता है या राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को राज्य का प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्ग के कर्मचारियों को वेतन भत्ते में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिन्हें मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। ऐसा ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में भी दिया जा सकता है। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों तथा विभाजन किया गया है। यह विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। वित्त आयोग का सुझाव केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान समय में 14वां वित्त आयोग अस्तित्व में है, जिसके अध्यक्ष RBI के पूर्व गवर्नर थे। राजस्व शक्तियां का आवंटन। संविधान के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्य की आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है।
जैसे संसद के पास संघ में निम्नलिखित विषय पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। राज्य विधायिका के पास राज्य सूची में वर्णित विषय पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। संसद और राज्य विधेयक दोनों के पास संबंधित सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। संसद के पास अपशिष्ट विषय में संबंधित मामलों पर कर लगाने का अन्य शक्ति भी प्राप्त है। कराधान शक्तियाँ, इसका प्रावधान 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों में किया गया है। 7वीं अनुसूची संघ सूची के कर, कृषि आय से विभिन्न आयकर, सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क शामिल है, तंबाकू, एल्कोहल, लीकर आदि उत्पाद शुल्क, निगम कर, व्यक्ति तथा कंपनियों की संपत्ति एवं पूंजी कर पर, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति संबंध में संबंध शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ली गई जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजारों को आर्थिक गतिविधियों पर स्टम्प शुल्क से भिन्न कर, नियम पत्र, चेकों, वचन पत्र, शाखा पत्र, बीमा पॉलिसी तथा शेयरों को हस्तांतरण और प्राप्तियों के संबंध में स्टम्प शुल्क, समाचार पत्र के क्रय और विक्रय और उनके प्रकाशित विज्ञापनों पर कर और इसमें सेवाएं कर, समाचार पत्र से भिन्न माल के अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर, उपयुक्त विषय में से किसी से संबंध शुल्क परंतु इसमें न्यायालय से लिए जाने का शुल्क शामिल नहीं है। राज्य सूची का कर, राज्य सूची में भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण पर कर, कृषि और भूमि उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क और कृषि भूमि से संबंध शुल्क, भूमि भवन पर कर, संसद के विधि अधीन रहते हुए खनिज संबंधी अधिकार पर कर, राज्यों को निर्मित और उत्पादित एल्कोहल लीकर पर कर, अन्य राज्य की सूची में तुलना शुल्क आदि पर, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों पर विभिन्न कर लगाए जाते हैं। विद्युत उपभोग या विक्रय पर कर, समाचार पत्र के भिन्न माल के क्रय और विक्रय पर कर और सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर, सड़कों के उपयोग योग्य वाहन पर कर, जीव जंतु तथा नौकरियों पर कर, पथकार, वृत्ति, व्यापार, आजीविकाओं, नियोजन पर कर, विलास वस्तुओं पर कर जिनमें मनोरंजन, शर्त लगाना, जुआ शामिल है और संघ सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज में भिन्न दस्तावेज के संबंध में स्टम्प शुल्क, उपयुक्त विषय से संबंधित शुल्क किंतु इनमें किसी न्यायालय से लिए जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। संबंधित सूची के कर, न्यायिक स्टम्पों से भिन्न स्टम्प शुल्क, संबंधित सूची के विषय में संबंधित शुल्क परंतु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। धातत्व है कि भारत सरकार द्वारा भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के लिए एक नया अप्रत्यक्ष कर लाया गया है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से भी जाना जाता है। जीएसटी विनिर्मित से लेकर उपभोक्ता के वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर इनमें से निम्नलिखित कर शामिल किया गया है। जीएसटी केंद्रीय स्तर पर शामिल कर और राज्य स्तर पर शामिल, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर, राज्य वैट पर भी है। उत्पाद शुल्क औषधि एवं प्रसाधन उत्पाद पर, केंद्रीय बिक्री पर भी है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की वस्तुएं क्रय पर कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पाद पर भी, मनोरंजन पर, प्रवेश पर भी है। अतिरिक्त सीमा शुल्क समन्वय जिसे नाम से भी जाना जाता है, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर भी कर है। अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क राज्य अधिभार पर उपकर है। सेवा कर और केंद्रीय अधिभार एवं उपकर भर पर शामिल है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में यह नया प्रावधान है। जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेद को जो संविधान में
निर्दिष्ट है संशोधित किया गया। कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए। अनुच्छेद 246 के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद को जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। राज्य को सीजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 248 के अनुसार यह बताता है कि कौन से विधानमंडल के पास अधिकार होंगे कि अनुच्छेद 246 और 48 में 3 सूचियों से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 268 के एक के अनुच्छेद के पहले सेवा कर का प्रावधान करता था। अब यह अनुच्छेद संविधान समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 269 के तहत पहले जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उन पर केंद्र लेता था कर, परंतु उसे अब राज्य में बांट दिया जाता था। परंतु अनुच्छेद 269 में अब एक नया अनुच्छेद 269 के ए में आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। यह अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाया जाता है। अब अगर वस्तु का बाहर से आयात होता है तो सीमा शुल्क के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा। 1 जुलाई 2017 के बाद जो भी वस्तुएं आयातित होंगे वे अंततः जिस पर राज्य के उपभोग होगा उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी मिलेगा। इस प्रकार पहली बार राज्य में आयात के कुछ हिस्सा मिलेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड पर आईजीएसटी भी लगेंगे। अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता और वसूलता था उसके बाद उसे राज्य में बांट दिया जाता था। अब साथ में जीएसटी जो भी राजस्व एकत्रित होगा उसमें अर्थात सीजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र का जो आधा हिस्सा है वह भी विभाज्य पूल का हिस्सा बनेगा। वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाएगा। अनुच्छेद 271 के अनुसार दो बातें सहमत है, अधिभार और उपकर। इसमें संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे। केंद्र का कर संग्रह कम होने और केंद्र अनुच्छेद 269 और 270 में जो कर का प्रावधान था उन पर अधिभार और उपकर लगा सकता था, जिसमें जो भी कर केंद्र लगाता था उसका सारा पैसा केंद्र को मिलता था तथा राज्य कोई भी पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब इसमें जो भी राजस्व प्राप्त होगा अब यह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य तथा केंद्र में बांट दिया जाएगा। राज्य का कराधान शक्ति का नियंत्रण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276, 286, 287, 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं ताकि केंद्र और राज्य संबंध तथा विभिन्न राज्य के संबंध तनाव को स्थिति का उत्पन्न नहीं हो। अनुच्छेद 276 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों और व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजन पर कर लगा सकता है। अनुच्छेद 286 के अनुसार राज्य की विधायिका समाचार पत्रों को अलावा शेष वस्तुओं को क्रय और विक्रय पर कर लगा सकती है। इस पर संबंध उसमें निम्नलिखित सीमाएं का पालन करना होगा, जैसे कि राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर नहीं लगा सकता। भारत में आयात और निर्यात की स्थिति में कर नहीं लगा सकता। संसद द्वारा किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किए जाने पर। अनुच्छेद 366 में दिए गए विषय पर भी यह शर्त लागू होगी। अनुच्छेद 287 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री और उपभोग पर कर लगा सकती है, किंतु दो मामले ऐसा नहीं कर सकता: यदि विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो और दूसरा यदि किसी रेलवे निर्माण, रख रखाव आदि के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। अनुच्छेद 288 में बताया गया है कि यदि संसद की विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनियमन विकास के लिए गठित अधिकरण प्राधिकरण द्वारा जल या विद्युत का संचय, उत्पाद, उपभोग, वितरण या विक्रय किया जाता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर कर का अधिरोपण किया जा सकेगा, परंतु ऐसा विधि तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति अनुमति दे दे। कर राजस्व का वितरण। संघ सूची के करों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व केंद्र
का नहीं होता बल्कि उसमें राज्य का हिस्सेदारी भी होता है। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में पारित के पहले 2 ऐसे कर थे जिन्हें केंद्र और राज्य के मध्य बांटा जाता था। आयकर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, कृषि आय से भिन्न तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 80वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 270 में भाषा पूरी तरह बदल दी गई तो वहाँ यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 268 तथा अनुच्छेद 269 में वर्णित कर तथा 271 में वर्णित अधिभार को छोड़कर संघ सूची निर्दिष्ट सभी कर तथा शुल्क को केंद्र तथा राज्य में बांटा जाएगा। वितरण का यह नया फार्मूला हस्तांतरण का वैकल्पिक योजना कहलाता है। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया। सेवा कर को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। वर्तमान में संघ सूची विभिन्न करों को राजस्व का वितरण केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रयुक्त किए जाने वाला कर। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे करों का अधिरोपण संसद की विधि द्वारा किया जाता है, परंतु राज्य के अपने राज्य क्षेत्र में इन करों को स्वयं एकत्रित और प्रस्तुत करने का संवैधानिक हक प्राप्त है। इन करों से प्राप्त होने वाली राशि सीधे ही राज्य का हिस्सा बन जाती है, भारत की संचित निधि से शामिल नहीं होती है। संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित होने वाली राशि केंद्र का सरकार अधिकार होता है। वर्तमान समय में इस सूची में 2 कर शामिल है। संघ सूची में वर्णित स्टैम्प शुल्क, शेयर, वचन पत्र आदि का क्रय विक्रय और हस्तांतरण। संघ सूची में वर्णित औषधियों और प्रसाधन उत्पादन पर, जिनमें एल्कोहल और नारकोटिक शामिल है, इस पर लिए जाने वाला उत्पाद शुल्क है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाला केंद्र तथा राज्यों द्वारा एकत्रित नए प्रयोग किए जाने वाला कर। अनुच्छेद 268 के तहत संबंधित इस सूची से सिर्फ सेवा कर शामिल है, जिसका अधिरोपण संसद द्वारा किया जाता है। संविधान इस कर के संग्रहण तथा राशि के प्रयोग में केंद्र एवं राज्य के हिस्सेदारी प्रदान करता है, किंतु इसे एकत्रित एवं बंटवारा किए जाने की व्यवस्था संसद विधि द्वारा करती है। वर्तमान में केंद्र स्वयं इस कर का संग्रहण करती है एवं इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। केंद्र द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाले परंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, जैसे अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को संसद द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। ये राशि भारत के संचित निधि का हिस्सा नहीं बनती, सीधे राज्य में सौंप दी जाती है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 2 कर शामिल है, जैसे समाचार पत्र को छोड़कर शेष वस्तुओं पर अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर है। माल यानी सामान के अंतर्राज्यीय प्रेषण पर कर है। केंद्र द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाला किंतु केंद्र तथा राज्यों में बांटे जाने वाला कर। ऐसे कर की चर्चा अनुच्छेद 270 में की गई है। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के बाद अनुच्छेद 270 में नई व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार 3 उपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी केंद्र और राज्यों में विभाजित होती है। ये अपवाद हैं, जैसे अनुच्छेद 268 के क और 269 में निर्दिष्ट सभी कर। अनुच्छेद 271 के तहत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाला अधिभार। संसद की किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरोपण कोई उपकर। इसके वितरण का फैसला वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 271 के अधीन है। अनुच्छेद 271 में प्रावधान किया गया है कि संसद अनुच्छेद 269 के तहत और 70 के तहत निर्दिष्ट करों में से किन्हीं पर केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगा सकेगी एवं ऐसे
अधिभारों को संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा बनेगी। संसद द्वारा यह अधिभार अनुच्छेद 268 तथा 268 के क में वर्णित करों पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे वर्तमान सेवा कर पर 2 तरह का उपकर लागू है परंतु अधिभार नहीं, जबकि आयकर तथा कुछ अन्य करों पर संसद ने अधिभार लगाया हुआ है। अधिभार तथा उपकार में अंतर क्या है? उपकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जबकि अधिभार के लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अधिभार की प्राप्तियां समान राजस्व की तरह सीधे भारत की संचित निधि में चली जाती है, जबकि उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है। दोनों ही समानता यह है कि दोनों संसद की विधायों द्वारा आरोपित होते हैं एवं दोनों को प्राप्तियां में राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। गैर कर राजस्व का वितरण। इसका वितरण भी 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है, जिसमें मुख्यतः इन फीस, लाभ, जुर्माना और बिलों को प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, जिनका संबंध केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रम या निगम अथवा उनके द्वारा ली जाने वाली सेवाएं इत्यादि से है। केंद्र की गैर कर राजस्व आय प्रमुख स्रोत डाक तार, संचार, प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे, सिक्के, मुद्रा, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम आदि शामिल है। राज्य के गैर कर जैसे राजस्व आय के स्रोत सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम आते हैं। अनुदान। विभिन्न प्रकार के अनुदान की व्यवस्था मुख्यतः अनुच्छेद 275 तथा 282 में की गई है। इन अनुदानों को प्रायः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: विधिक अनुदान, विवेकाधीन अनुदान और अन्य अनुदान। विधिक अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के 1 के अनुसार अनुदान केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाते हैं। संसद यह तय करती है कि ऐसे सहायता अनुदान की जरूरत किन राज्यों को है और उन्हें कितनी राशि दिए जाने का औचित्य है। जो राशि संसद के विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है वह प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित हो जाती है। अनुच्छेद 275 में परतूक में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंध विधिक अनुदानों की विशेषता व्यवस्था के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति या अनुमोदन से ऐसी विकास योजनाएं जो जनजातियों के कल्याण से सहायक हो, ये राज्य का अनुसूचित क्षेत्र के प्रसरण और स्तर राज्य के शेष क्षेत्र स्तर तथा उन्नत हो सके तो केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्च के लिए करते हैं। पूंजीगत तथा अपवर्ती राशियां संचित निधि से प्रदान करेगी। यही प्रावधान अलग परतूक में असम के संबंध में कुछ विशिष्ट उपबंध के साथ किया गया है। विवेकाधीन अनुदान। यह संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार ऐसे अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी पास है। ऐसे अनुदान का प्रयोग सिर्फ लोक प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषय पर भी दे सकती है जिन पर विधि बनाने या प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं पर। सामान्यतः योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनुदान का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय संरक्षण मिशन, मनरेगा, पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रम के लिए। अन्य अनुदान यह अनुच्छेद 273 के संबंधित है। यह एक विशेष व्यवस्था थी जो सिर्फ 10 वर्ष के लिए की गई थी। इसमें प्रावधान था कि असम, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को जूट तथा जूट उत्पादों पर मिलने वाले निर्यात शुल्क का कोई हिस्सा देने की बजाय सहायता अनुदान की कोई निश्चित राशि दी जाएगी तथा राशि को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में रखा जाएगा। नीति आयोग केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग जितना प्रभावित करता है उससे कहीं अधिक नीति आयोग करता है। यह संस्था ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक, अर्थात इनकी चर्चा ना तो संविधान में है और ना ही इसका गठन किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ है।
इस आयोग केंद्र तथा राज्य के स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारण और संबंध में महत्वपूर्ण एवं तकनीक परामर्श उपलब्ध कराता है। वित्त आयोग, नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग की विस्तृत चर्चा अध्याय 19 में की गई है। आपात में वित्तीय संबंध। आपात की उद्घोषणा होते ही केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। इसे निम्नलिखित तरीके से आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि आपातकाल की घोषणा 352 के तहत आपात की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंध उपबंध अनुच्छेद 268 और 269 में संशोधन कर सके। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की उद्घोषणा की गई है तो राज्य सरकार विधानमंडल के समस्त कृत केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। राज्य का बजट भी या तो संसद खुद पारित करती है अथवा अपने पदाधिकार के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है कि यह बजट संबंधी फैसले ले सके। अनुच्छेद 360 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि देश या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात उद्घोषणा के दौरान केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध निम्न प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी या किन्हीं वर्गों से कर्मचारियों के वेतन और भत्ते से कटौती करे। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश कर सकता है कि विधानमंडल में पारित होने वाली सभी धन विधेयक तथा अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक से संबंधित जुड़े सभी विधेयक को उसके विचार के लिए आरक्षित करे। केंद्र राज्य संबंध में तनाव का प्रमुख कारण। भारत की राजनीति केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की शक्तियां टकराती रही है और इसी के अनुसार केंद्र और राज्य संबंध में बदलते रहे हैं। ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं जिन पर केंद्र और राज्य संबंध तनावपूर्ण हुए हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में। अनुच्छेद 356 में अत्यधिक प्रयोग से राज्य के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता के संबंध में योजना आयोग तब नीति आयोग को भी महत्वपूर्ण स्थिति जिसमें राज्य का दखल लगभग न के बराबर था। अखिल भारतीय सेवाएं, जिससे राज्य प्रशासन के सभी ऊंचे पद उन्हीं अधिकारियों से भरा जाना, राज्य सूची के विषय पर केंद्र का दखल और राज्य में केंद्रीय बलों को तैनाती एवं अन्य मुद्दे। केंद्र राज्य संबंध का स्वस्थ रहना संगठनात्मक ढांचे के दीर्घजीवी होने की अनिवार्य शर्तें हैं। सभी केंद्र राज्य संबंध पूर्णतः परिपक्व और स्थिर नहीं हुए हैं। सरकारिया आयोग और पूछी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद तथा अन्य संवैधानिक निकायों के समुचित प्रयोग करते केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की बात की है। सरकारिया आयोग, इसका गठन केंद्र और राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों को स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश देनी थी। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग में किया गया। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य थे C.B. शिवारमन और डॉक्टर S.R. सेन। इस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों को सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। ये सिफारिश केंद्र और राज्य के संवैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। प्रमुख सिफारिशें। संविधान में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। समस्या कुछ उपबंधों को दुरुपयोग की है। मजबूत केंद्र की स्थिति में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यकता है कि राज्य की मांग केंद्र की शक्तियां में कटौती गलत है। अखिल भारतीय सेवा राष्ट्रीय एकीकरण के अत्यंत सहायक है। इस व्यवस्था को मजबूत कर ऐसी ही कुछ सेवाएं का सृजन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके केंद्र और राज्य में सहमति के बाद राज्य में केंद्रीय बलों को तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। राज्यपाल की पद अवधि 5 वर्ष समाप्ति से पहले साधारण परिस्थितियों से हटाया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियां को संबंधित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर असहमति की स्थिति पर स्पष्ट कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए, निगम कर की कुल प्राप्तियों का राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। केंद्र राज्य आयकर पर अधिकार उगाही नहीं करना चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारिया आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें लागू कर चुकी है, जिससे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। पूछी आयोग 2017 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पूछी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 2010 में 7 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए, वरन इसका कार्यकाल भी निश्चित 5 साल का होना चाहिए। राज्यपाल को भूमिका सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों को अनुरूप ही होनी चाहिए, अर्थात उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति या अन्य वैधानिक पद धारण नहीं करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 लागू करने का विकल्प अंतिम होना चाहिए, उससे पहले नहीं, तथा अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्य की सुरक्षा करना संघ की जिम्मेदारी है। इसीलिए इस संदर्भ में केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर एक संवैधानिक एवं वैधानिक रूपरेखा बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कुछ संशोधन करके अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत कर एवं केंद्र राज्य के मतभेदों को दूर करने के लिए निष्पद प्रणाली का प्रावधान किया जाना चाहिए। वित्त आयोग की अस्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए वित्त आयोग का प्रभाव को पूर्ण विभाग के रूप में तब्दील कर देना चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग को बेहतर तालमेल होना चाहिए। सकल कर राजस्व केंद्र के हिस्सेदारी को कम करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार को वर्तमान उपकर और अधिभारों की समीक्षा होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद, इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के आपसी विवादों को समाधान करना तथा विभिन्न राज्यों को समान हित के मुद्दे पर उचित कार्य योजना बनाना, उनके प्रति सहमति कायम करना था। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना लोकहित की सिद्धि होगी, तो वह अपने आदेश द्वारा ऐसे परिषद की स्थापना कर सकेगा। उसके द्वारा पूरा किए जाने वाला कर्तव्यों की प्रकृति तथा परिषद की संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जैसे राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को जांच करना और सलाह देना, केंद्र और एकाधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषय का अवशेषण तथा विचार विमर्श करना, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्ट नीति और कार्यवाही के अधीन अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। परिषद का गठन और वर्तमान स्थिति। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के तहत जनता दल सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया, परंतु 1996 में केंद्र की राजनीति का गठबंधन की अस्थायी दौर शुरू हुआ। चूंकि परिषद की मांग राज्य तथा क्षेत्रीय दल द्वारा की जा रही थी, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर इस दौरे में परिषद बहुत सक्रिय रही। 1997 में परिषद ने तय किया कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण नई प्रणाली लागू की जाना चाहिए, जिसे वर्ष
ईस्वी में 80वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूर्त रूप दिया गया। वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद कार्यरत है तथा इनका गठन वैसे ही जैसे 1990 में निर्धारित राष्ट्रीय जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। अंतर्राज्यीय संबंध। भारतीय संविधान के अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है, बल्कि विभिन्न भागों में अलग अलग अनुच्छेद में इसका विषय जुड़े उपबंध दिए गए हैं। ऐसे कुछ उपबंध अग्रलिखित है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 63 में शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 11 में अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है। इसी भाग के अनुच्छेद 261 में जो विभिन्न राज्यों के एक दूसरे के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाहियों को वैधता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है, अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 300 से 307 तक विभिन्न राज्य के बीच आपसी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 5 में शामिल अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत विभिन्न राज्य के माध्यम से होने वाली कानूनी मतभेद का समाधान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। अन्य संस्थाएं जो केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करती है, जैसे क्षेत्रीय परिषद तथा पूर्वोत्तर परिषद आदि इनमें शामिल हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत दो खंड 262 के 1 तथा 262 के 2 है, जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को समाधान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 262 के तहत में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद वितरण जैसे मुद्दों को न्याय और निर्णय के लिए विशेष अधिकरण या कोई अन्य निकाय गठित करने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 262 के 2 के तहत यदि संसद विधि या निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकारिता को कार्यवाही से हस्तक्षेप या उसके निर्णय या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकेगा। संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में इस बोर्ड का गठन केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के निवेदन पर करती है। बोर्ड और प्रमुख कार्य निम्नलिखित विषय पर अपने राज्य को सलाह देना है: अंतर्राज्यीय नदी से जुड़े जल संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग और संरक्षण नियंत्रण करने का उपाय, बाढ़ नियंत्रण करने का उपाय, जल विद्युत उत्पादन के संभावनाएं और नदी जल से प्रदूषण रोकने का उपाय, वृक्षारोपण, अन्य गतिविधियां से मृदा क्षरण को रोकने का उपाय, जल परिवहन विकास तथा उनका नियंत्रण, उपयुक्त विषय से संबंधित योजनाएं बनाना, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विषय पर सहमति नहीं बना पाते हैं, तो विवाद के समाधान के लिए यह अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा शक्ति देता है कि वह अधिकरण का गठन कर सके। अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय राजपत्र से प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्यों को निर्णय मानने के लिए वाद होना पड़ता है। सरकारीय आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन कर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए, जो कि वर्तमान में अभी भी यथावत है। राज्य से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर अधिकरण का गठन करेगी। अधिकरण शिकायत प्राप्ति की तिथि 3 वर्ष के भीतर अपना निर्णय देगा। केंद्र सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में समय सीमा अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। अस्पष्ट निर्णय स्थिति में प्रभावित 3 महीने के अंदर केंद्र या राज्य सरकार अधिकरण को इस संबंध में आवेदन दे सकेगी। अधिकरण का निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान प्रभाव रखेगा। केंद्र सरकार राज्य द्वारा नदियों से संबंधित प्राप्त सूचनाएं के आधार पर एक डाटा बैंक बनाएगी। केंद्र सरकार किसी अधिकरण के निर्णय में लागू करने के लिए
एक प्राधिकरण की स्थापना कर सकेगी। वर्ष 2002 में पहले किसी जल विवाद का अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को बदला नहीं जा सकेगा। केंद्र सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक अस्थायी अधिकरण गठित करने का फैसला किया। केंद्र ने इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से विवादों पर गैर करने के लिए कुछ पीठ स्थापित करने का पर्याप्त प्रस्ताव किया। हालांकि ये विशेष पीठ अधिकरण के विपरीत विवाद सुलझ जाने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था हेतु अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करेगी। अभी तक गठित नदी जल विवाद अधिकरण का नाम, स्थापना और राज्य। कृष्णा जल विवाद 1969 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच। गोदावरी जल विवाद अधिकरण 1969 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच। नर्मदा जल विवाद 1969 राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रावी तथा ब्यास जल विवाद 1986 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद 1990 में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2004 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच में। वंशाधारा जल विवाद अधिकरण 2010 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। महादायी मांडवी जल विवाद अधिकरण 2010 में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। सभी संविधानेतर संस्थाएं, इनमें दो व्यवस्थाएं प्रमुख है। एक है क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है पूर्वोत्तर परिषद। क्षेत्रीय परिषद में इन परिषद का उद्देश्य विभिन्न राज्य के माध्यम पारंपरिक संवाद कायम करना तथा राज्य के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना है। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। एक पूरे देश के 5 क्षेत्र में बांटा गया। 5 क्षेत्रीय परिषद का वर्तमान वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है: परिषद, मुख्यालय और राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में मुख्यालय है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता में है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इनमें शामिल मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी शामिल है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता के कारण किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं रखा गया है। परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में एकीकरण की भावना का विकास करना, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियां का नियंत्रण करना, देश के विभिन्न हिस्से और आर्थिक सामाजिक संतुलन की स्थिति लागू करना, राज्य की सीमाएं तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से जुड़े विवादों को आपस में समाधान करना शामिल है। बड़ी विकास योजनाओं में सफल संचालन के लिए आपसी सहयोग करना इनमें शामिल है। पूर्वोत्तर परिषद संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में पारित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। शुरू में यह परिषद के 7 सदस्य थे: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा शामिल था। 2002 में अधिनियम के संशोधन कर 8 सदस्य के तौर पर सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया। इस परिषद के 8 राज्यपालों का मुख्यमंत्री के अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद भी क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। इसके अलावा कुछ अन्य विषय पर भी विशेष ध्यान देती है।
क्षेत्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था से जुड़े मामले पर सहयोग करना और उठाए गए कदम की समीक्षा करना होता है। क्षेत्र के सभी राज्य के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना और क्रियान्वयन का सहयोग करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकरण को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। तो 1 और 2 दोनों सही है। भारत के केंद्र राज्य संबंध में प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, दूसरा नियोजन की प्रक्रिया से और तीसरा राजनीतिक हित के अंतर विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में राज्य और संघ के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं, तो 1 केवल सही है। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंध विवेचन की गई है अनुच्छेद 268 और 281 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित किससे है? राज्य सूची के विषय से संबंध संसद के विधायी शक्तियां से संबंध है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के मध्य विशेष के विभाजन हेतु 3 सूचियां का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 246 के तहत। भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं के व्यवहार पर, न्यायिक प्रख्यातताओं पर, बातचीत के लिए यंत्र और विन्यास पर। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियां को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शक्तियों का वितरण से विनियमित करता है? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 248 का संबंध अपशिष्ट शक्तियां के साथ है, तो यह केवल सही है। वन्यजीव जंतुएं, पक्षियों और संरक्षण अपशिष्ट सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा सुलेखित नहीं है? नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची का है, पुलिस राज्य सूची का है, सिविल प्रक्रिया समवर्ती सूची का है, जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं, संघ सूची का है। एक संघीय राज्य व्यवस्था सम्मिलित है, यह सम्मिलित है संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्य के मध्य संबंध, समन्वय के लिए यंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी? 1 वर्ष। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है वह है समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के संबंध में किस अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन सत्य है। अनुच्छेद 49 के तहत 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक विस्तृत रहेगा जो कि संकल्प में निर्दिष्ट दी गई है। और दूसरा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य तथा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 या 2 से अधिक राज्यों को विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद के निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। यह बिल्कुल सही है। राज्य के सहमति से या उसके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्य पर लागू होगा जिनका विधानमंडल ने संसद को कानून बनाने के लिए निवेदन किया है, तो यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार संविधान के कई अनुच्छेदों में शक्ति दी गई है कि वह उपयुक्त प्रशासन के संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देश दे सके। और दूसरा, जहां तक प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है, स्वाभाविक तौर पर केंद्र और शक्ति पूरे देश में लागू होती है, जबकि राज्य की शक्ति अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर ही रहती है।
भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सम्मिलित है? संसद में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे कि इनमें ना तो एक सही है ना ही दो। केंद्र राज्य संबंध में विशेष रूप से किस प्रसंग कम्युनियल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामले, राज्य, केंद्र और नियंत्रण के प्रयोग में। संघ के कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी को प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसमें है? अनुच्छेद 355 के तहत यह वर्णित किया गया है। भारत के राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को कौन सा सविनतर विधत्तर संस्थाएं हैं? यह है राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा राज्यपाल सम्मेलन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं का चयन परीक्षण के कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं की नियुक्ति अधिकारी केंद्र और राज्य के दोनों सरकारों को अधीन काम कर सकते हैं। इन सेवाओं को अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, जो कि तीनों सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि का प्राधिकरण के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा सहकारिता आयोग का सदस्य था? यह था डॉक्टर SR सेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार राज्य को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। केंद्र तथा राज्यों को कार्य समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन सभी अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है, तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपात उद्घोषणा समय केंद्र और राज्यों को प्रशासनिक संबंधों को व्यापक बदलाव आ जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती करने का निर्देश दे सकता है। तो इसका सही आंसर है 1 और दोनों सही है। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? संघ राज्य क्षेत्र के मध्य संबंधों को। सरकारिया आयोग सिफारिश का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के पारंपरिक संबंध से है। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना समर्थन किया गया था? सरकारिया आयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति, जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नर समिति, पुची आयोग, यह सब संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? यह है राष्ट्रपति।